बच्चों, आज हम आपका व्याकरण हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे। पहले पाठ का नाम है आपका भाषा, लिपि एवं व्याकरण। पहले हम भाषा समझेंगे, फिर लिपि और उसके बाद व्याकरण। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। चित्र में देखिए, पिताजी आज मैंने कहानी प्रतियोगिता में यह ट्रॉफी जीती। सच तुम आगे और भी ट्रॉफी जीतो। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में लड़की अपने पिता से बोल रही है। लड़की व पिताजी ने बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझी। वहीं दूसरे चित्र में पिताजी ने पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची पर लिखी बातों को पढ़कर सरस को अखबार दिया। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर विचारों को जानने का साधन ही भाषा है। मेन पॉइंट इधर ये है कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब हम बोलकर भी करते हैं, ठीक है, लिखकर भी करते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हो गई कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भाव को प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। अब इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं। देखिए, आपको डेफिनेशन भी दिया है नीचे कि जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आगे देखिए, कभी कभी हम इशारों से भी अपनी बात प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन इशारों के रूप में कही गई बात सदैव समझ में नहीं आती है। कभी कभी हम इशारे से बोलते हैं, वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार हम इशारा करते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है। गीता ब्रश कर रही है। वह मयंक से हाथों के इशारे से पंखा बंद करने के लिए कह रही है, लेकिन मयंक को उसकी बात को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कई बार इशारे वाली जो बात होती है वो हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए हम संकेतों का या इशारों को भाषा नहीं कह सकते। अगर हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो वो भाषा नहीं होगी। पशु पक्षियों की आवाज को भी भाषा नहीं कह सकते हैं। पशु पक्षी भी आवाज करते हैं, लेकिन वो भाषा नहीं कहलाती। अब भाषा के रूप, भाषा के रूप, ये आपने सारा कुछ तीसरी कक्षा में पढ़ा है। सारा कुछ कहाँ पढ़ा है? तीसरी कक्षा में पढ़ा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दूसरा लिखित भाषा। ठीक है ना? अब मौखिक भाषा क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे समझता है, सुनता है और समझता है, तो इसे हम मौखिक रूप कहते हैं। जब हम बोल रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए हम आपको समझा रहे हैं और आप वहाँ पर सुन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम लिखकर, अगर हम ये आपको लिख रहे हैं और आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा कहलाएगी। तो हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो वहाँ वो लिखित भाषा कहलाती है। कुछ अन्य भाषाएं, दुनिया में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती है, जैसे भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन आदि। अब आपको यहाँ पर कुछ विदेशी भाषाएं दी हैं और कुछ भारतीय भाषाएं दी हैं, और नीचे भी आपको उसकी जो बोलियां हैं वो भी दी हैं। देखिए, भाषाएं कुछ दी हैं, विदेशी भाषाएं, इंग्लैंड, चीन,
अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, नेपाली और रूसी। और कुछ भारतीय भाषाएं दी हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, कश्मीर, केरल, मराठी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी और मलयालम। ये आपकी कुछ भाषाएं हैं। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं। तो ये आपकी कुछ भाषाएं, भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। अब आपका ये तो भाषा की बात हो गई। अब हम लिपि देखते हैं। ठीक, लिपि क्या है? बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखकर समझाने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर देते हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। इन्हीं चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के भाव को लिखकर व्यक्त करते हैं। यानी जो हम बोल रहे हैं और उसको लिखने का ढंग, यानी लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, वो कहलाता है लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए इसकी डेफिनेशन हो गई। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। या सरल तरीके में हम कहते हैं भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आप प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और कुछ भाषाओं की लिपियां आपको यहाँ दी हुई है। जैसे पंजाबी किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी में। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत तथा गुजराती देवनागरी में लिखी जाती है और बांग्ला बंगाली में लिखी जाती है। तो ये आपके भाषाएं हैं और लिपियां हैं, ये आपको याद करना होगा। इसके बाद अब हमारा व्याकरण का टॉपिक आता है। क्या आता है? व्याकरण। अभी तक हमने भाषा, लिपि ये दोनों चीज पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण पढ़ते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा को शुद्ध व स्पष्ट बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। भाषा को शुद्ध बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है ना? तो भाषा, व्याकरण की डेफिनेशन हो गई आपकी। परिभाषा क्या हो गई आपकी? ये भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले साधन
व्याकरण कहलाता है, या कराने वाला शास्त्र। यहाँ पर साधन की जगह आप शास्त्र भी लिख सकते हैं और शास्त्र की जगह साधन को शास्त्र लिख देते हैं। व्याकरण कहलाता है। ठीक है, आप कुछ इधर पर आपको अशुद्ध दिया है और उसका शुद्ध, अशुद्ध यानी थोड़ी गलत दिया है और शुद्ध यानी सही दिया है। रेणुका खाना खाता है, जबकि रेणुका क्या है, लड़की है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, रेणुका खाना खाती है, रेणुका खाना खाती है। गौरव पत्र लिखती है, गौरव पत्र लिखती है, ये अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि गौरव क्या है, लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, गौरव पत्र लिखता है। हम फिल्म देखने जाऊंगा, हम फिल्म देखने जाऊंगा, हम की जगह क्या आ जाएगा, मैं, हम की जगह हम यानी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम की जगह क्या हो जाएगा, मैं फिल्म देखने जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके आज अध्याय 1 में हमने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण ये सारा कुछ समझा दिया है। अब आपको जो भी समझ में नहीं आता है आप अपनी बुक निकालेंगे, उसमें से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना, अभ्यास कार्य अगली वीडियो में करेंगे। ठीक।